नेक्स्ट आइए भाई 26, ये ना यही लास्ट में उसे पढ़ा रहा था, हड़बड़ी में मैं यही एक लाइन लिखा था। क्या होगा? हाँ, एगो के साथ क्या? हाँ, वेरी गुड। हमने पढ़ा था कि एगो के साथ दुनिया में एक ही कंजंक्शन चल सकता है, वो है दैट। तो ये लिखा हुआ एगो, तो बी आंसर हो गया। सिंस को हटाकर दैट करिए, सिंस को हटाकर दैट लिखिए। एगो के साथ फिक्स कंजंक्शन दैट लिखा जाता है। तो बी पार्ट में सिंस को हटाकर दैट करिए। नेक्स्ट, चलो मुझे ये बता देता हूं, आपको हिंट देता हूं सभी स्टूडेंट को। आज ही हमने ये रूल पढ़ा है। वेरी गुड। कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन, उम्मीद के विपरीत। अब देखिए क्या हो रहा है, प्रोग्राम लगभग फाइनल था, प्रोग्राम लगभग फाइनल था, और ये मेरे दोस्त की मूर्खता थी कि उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। हिंदी लिखा है, प्रोग्राम लगभग फाइनल था, फिक्स मतलब फाइनल है वहां, और ये मेरे दोस्त की मूर्खता थी कि सब गड़बड़ हो गया। तो जब चीजें फाइनल थी तो उम्मीद क्या करते कि सब कुछ अच्छा होता, लेकिन प्रोग्राम फाइनल था, लेकिन मेरे दोस्त की मूर्खता के कारण सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो उम्मीद के अनुरूप हुआ, विपरीत हुआ। विपरीत हुआ ना, कि फाइनल है तो सब कुछ अच्छा होता, लेकिन मेरे दोस्त ने कुछ गड़बड़ कर दी। तो उम्मीद के विपरीत चल रहा है, एंड नहीं। बट आज ये बात हुआ, उम्मीद के विपरीत है तो बट का प्रयोग करिए। कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन, बट का एक ही रूल से तो आपका सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है भाई, आ गया नॉट ओनली बट ऑल्सो। 5 से 6 क्वेश्चन हो चुके, लगभग 4। मुझे इतना दिख रहा है कि बट ऑल्सो के बाद क्या है, विथ प्लस नाउन। तो नॉट ओनली के बाद मुझे विथ वाला चाहिए था। अगर मैं इस को पहले लिख लूं और नॉट ओनली को बाद में कर दूंगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बी। होना ऐसा चाहिए था, बी पार्ट में होना चाहिए था, पहले क्यूब्ड आता, फिर आ जाता नॉट, क्योंकि अब नॉट ओनली के बाद विथ वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विथ द लेटेस्ट जर्नल्स। मतलब जो लाइब्रेरी है वह अच्छे अच्छे किताबों से ही नहीं केवल सुसज्जित है, बल्कि नए नए जर्नल से भी, मैगजीन से भी सुसज्जित है। इक्विप्ड मतलब भरा हुआ या सुसज्जित होना। तो बी पार्ट मेरर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक जैसा चीजों को जोड़ेगा। नेक्स्ट 29, हिंदी सुन लीजिए फिर बताइएगा। द मिनिस्टर विल हैव अ टफ टास्क, मिनिस्टर को बहुत ही कठिन समस्या से गुजरना पड़ेगा, कठिन समस्या से गुजरना पड़ेगा, जहां उन्हें 2 में से एक को चुनना पड़ेगा। हिंदी सुनिए, 2 हिंदी बोल रहा हूं, जो एक लिखा है और एक जो ओरिजिनल होना चाहिए था। मिनिस्टर को काफी कठिन समस्या से गुजरना पड़ेगा, जहां उनके पास 3 प्रस्ताव आएंगे। दूसरा, मिनिस्टर को काफी कठिन समस्या से गुजरना पड़ेगा जब उनके पास 3 प्रस्ताव आएंगे। जहां या जब, समय की बात हो रही है ना, तो समय के लिए वेयर होता है या वेन होता है। वेयर तो जगह बता रहा है और वेन बताता है समय। तो यहां पे आना चाहिए था, समय की बात हो रही है। तो इसका आंसर तो सी है, वेयर को हटाकर वेन करिए। तो मिनिस्टर को काफी कठिन समस्या का सामना करना पड़ेगा जब उनके पास 3 अलग अलग प्रस्ताव आएंगे और उनमें से उन्हें एक ही को चुनना पड़ेगा। रिकमेंडेशन मतलब प्रस्ताव। नेक्स्ट, तो समय की बात हो रही है। चलिए बताइए भाई, नंबर 30, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट टीचर। क्या होगा? नहीं, लगना और होना 2 अलग अलग चीज होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर वही क्वेश्चन देता है कि बच्चों को अच्छा लगे।
सुनने में अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, ग्रामर से चलना होता है। अच्छा और बुरे लगने से होता है तो हम लोग यहां मिलते क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो हो सकता है सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, या कुछ नहीं आ रहा है तभी तो सीधा समझिए। अभी तो पढ़ाया कि एज, अगर आगे वर्ब है तो एज लिखिए, वर्ब नहीं है तो लाइक। उस रूल से भी गलती से बन जाएगा, वैसे वहां जरूरत नहीं है, वो रूल नहीं है। एक सिंपल सा रूल देखिए, थिंक के बाद कभी भी एज नहीं आ सकता है। थिंक का ही सिनोनिम एक और होता है, वो भी लिख लीजिए, क्योंकि यही दोनों भरे हुए हैं। कंसिडर, विचार करना। थिंक मतलब सोचना, कंसिडर मतलब विचार करना, सिनोनिम है। तो थिंक या कंसिडर के बाद कभी भी एज का प्रयोग नहीं कर सकते आप। उस रूल से भी बन तो जाहिर आता है कि आप गलती तो नहीं, एज नहीं होगा लाइक होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछता कि क्या गलती हो, तो पूछता है किस पर गलती है। तो आपका तो आंसर सी होना चाहिए था ना, सी होगा। एज को हटा देंगे। वह अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है, वह खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझता है। स्कॉलर मतलब विद्वान। तो थिंक या कंसिडर का एक ही अर्थ होता है, सोचना या विचार करना। इनके बाद एज नहीं आती है। नेक्स्ट आइए 31। In our experience, people usually value things that they have to pay off more than those that they receive free of cost. क्या होगा? हिंदी सुन लीजिए इस सेंटेंस का, फिर बताइएगा हिंदी सही लिखा है या गलत है। हमारे अनुभव से लोग उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जिन चीजों के लिए उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ता है, ना कि उन चीजों को जो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सही तो लिखा है ना? मेरे हिसाब से लोग उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जिनके लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, और जो चीज फ्री है उसे वो वैल्यू नहीं देते हैं। तो सेंटेंस तो ठीक ही लगा। नेक्स्ट है भाई, the country has adequate laws, but problems arise when these are not implemented in letter or spirit. इडियम लिख लीजिए भाई, वर्ड होता है इन लेटर एंड स्पिरिट। इन लेटर एंड स्पिरिट होता है, तो जैसा है वैसा ही, जो लिखा गया वैसे ही आपको मानना होगा, या जैसा है वैसे ही पालन करना। मतलब उसकी भावना जैसी है उस लिखावट की, उसी भावना का हमें कद्र करना होगा। तो इन लेटर एंड स्पिरिट, तो यहां पे कंजंक्शन क्या है? लेटर एंड, उन्होंने और लिखा है, तो आंसर डी है भाई। और को हटाकर एंड करिए, और को हटाकर एंड करिए। इन लेटर एंड स्पिरिट। देश में पर्याप्त नियम है, देश में पर्याप्त नियम कानून है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब उनको हम ठीक से जैसे वैसे लागू नहीं करते हैं। नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब उन्हें हम ठीक से लागू नहीं करते हैं। तो जैसा है वैसा ही लागू नहीं करते हैं। तो लेटर एंड है, उन्होंने लेटर के बाद और लिख दिया था। नेक्स्ट आ गया भाई, नॉट ओनली, परेशान करने के लिए। अरे ये तो और आसान, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो होता है, इन्होंने एंड ऑल्सो लिखा है। सी में एंड को कर दीजिए बट, सी पार्ट में एंड को बट कर दीजिए, क्योंकि नॉट ओनली के साथ बट और वर्ब भी ठीक है ना। देखिए नॉट ओनली के बाद क्या है? वर्ब। बट ऑल्सो के बाद क्या है? अच्छा ये हैव क्या? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? यहां पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब?
मेन वर्ब ना, अगर हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो हैव हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैव के बाद कोई वर्ब ही नहीं है तो हैव खुद ही मेन वर्ब है। कोई भी सहायक क्रिया तब होगा जब आगे मुख्य क्रिया मौजूद होगी, अगर मुख्य क्रिया मौजूद नहीं है तो सहायक क्रिया खुद ही मुख्य क्रिया बन जाती है। इसलिए सी में एरर है क्योंकि बट ऑल्सो होता है नॉट ओनली के साथ। नेक्स्ट है ये, टाइम के लिए विच होता है या व्हाट होता है। हम लोग बचपन में क्या बोलते थे, व्हाट इज द टाइम प्लेस, व्हाट इज द टाइम, विच क्या पड़े, विच इज द टाइम, कोई लेना देना नहीं है तो विच नहीं, व्हाट होता है। टाइम के लिए व्हाट टाइम होता है, टाइम के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं, विच नहीं। विच मतलब तो चुनाव के लिए होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को चुनना है तो विच का प्रयोग करिए। तो हम तो समय की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात तो नहीं कर रहा है। मतलब किस समय तुम्हें, कल तुम्हें किस समय डॉक्टर, दांत के डॉक्टर के पास जाना है। नेक्स्ट, I want to share my experience with you, though you will benefit from it. हिंदी सुन लीजिए, मैं अपना अनुभव आपसे बांटना चाहता हूं, यद्यपि आपको उससे फायदा मिले। मैं अपना अनुभव आपसे बांटना चाहता हूं, यद्यपि आपको उससे फायदा मिले, ये होगा। या फिर मैं अपना अनुभव आपसे बांटना चाहता हूं ताकि आपको उससे फायदा मिले। तो ताकि का क्या पढ़ाया था, सो दैट एक साथ होता है तो उसी का तो हिंदी होता है ताकि। अलग अलग है सो दैट तो इतना की, और एक साथ है सो दैट तो हिंदी होता है ताकि। तो यहां पे वही गलती है, सी पार्ट एरर है। दो मतलब तो यद्यपि होता है, हमें इसे करना होगा सो दैट। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि तुम्हें फायदा हो। तो ताकि को इंग्लिश में कंजंक्शन में कहते हैं सो दैट। थर्टी सिक्स, the assurances unfortunately remained on paper as neither the center or, neither के साथ और लिखता है, सी एरर है। नीदर के साथ और नहीं, क्योंकि इधर के साथ और आता है लेकिन नीदर के साथ नॉर आता है। आइदर और नाइदर, नीदर नाइदर दोनों बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में नीदर बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में नाइदर बोलते हैं। सही दोनों, लेकिन आपको नाइदर ज्यादा बोलना चाहिए, ब्रिटिश इंग्लिश ही बोलना चाहिए। तो देखिए इसका हिंदी क्या है, आश्वासन। आश्वासन जो है दुर्भाग्यवश, वो हिंदी है दुर्भाग्यवश आश्वासन जो है सिर्फ कागजों में ही रह गया था, क्योंकि ना तो सेंटर ने, केंद्र सरकार ने, और ना तो राज्य ने कोई कदम उठाया था पिछड़े इलाके के विकास के लिए। मतलब आश्वासन, दुर्भाग्यवश आश्वासन सिर्फ कागज पे ही रह गया था। नेक्स्ट है ये, he has traveled all over the world yet। अब हिंदी सुन लीजिए इसका, फिर बताइए। वह पूरी दुनिया घूम चुका है, वह पूरी दुनिया घूम चुका है, फिर भी वह बहुत सारी भाषाएं बोलता है। हिंदी क्या गलत है नहीं है, वह पूरी दुनिया घूम चुका है फिर भी वह बहुत सारी भाषाएं बोलता है, या फिर वह पूरी दुनिया घूम चुका है इसीलिए वह बहुत सारी भाषाएं बोलता है। तो इसीलिए वह, यट मतलब तो फिर भी होता है, तो सी में एरर है। आंसर तो आपका सी होगा। तो यट को हटाकर क्या करें, आपकी मर्जी। सो, दस, हेंस, देयरफॉर, चारों का हिंदी होता है इसीलिए। तो आप जो चाहे लिखना, यट की जगह मैं यही लिख देता हूं। आप या तो सो लिख लो, या 10 लिख लीजिए, या हेंस लिखिए, या फिर देयरफॉर लिखिए। सबका अर्थ होता है इसीलिए, और इनमें से कोई भी यट की जगह पर लिख दीजिएगा। वह पूरी दुनिया घूम चुका है इसीलिए वह बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। यट की जगह इन चारों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए 38।
The European nations have become one of the favorite destinations of the Indian students seek specialized knowledge. हाँ, वेरी गुड। आपके पास दो तरीके, आंसर तो इसका आंसर डी बताया एग्जाम में, आंसर तो डी है। देखिए गलती कहां हो रहा है, सी पार्ट का अंतिम शब्द है स्टूडेंट्स और उसके बाद दे दिया है सीक। प्रॉब्लम यहीं पे है, क्योंकि यहां तक कोई गलती नहीं हुआ इसलिए हमें अगले पार्ट में एरर बताना पड़ा। होना ये चाहिए, दो तरीके आपके पास, एक जो आपने बताया प्रोनाउन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हु सीक, कंजंक्शन के अकॉर्डिंग या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ये सही है। वे स्टूडेंट्स जो तलाश कर रहे हैं, वे स्टूडेंट्स, अब पहले आना था वे स्टूडेंट्स तलाश कर रहे हैं, नहीं नहीं, वे स्टूडेंट्स जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो वहां जो लिखना है और जो का हिंदी इंग्लिश होता है हु। अगर नहीं लिखना तो दूसरा तरीका है स्टूडेंट्स लिखिए और एक वर्ब एडवांस चैप्टर में पढ़ा दूंगा उसमें आ जाएगा। वे स्टूडेंट्स जिनकी विशेषता है कि वो नौकरी की मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज की खोज कर रहे हैं, सीख मतलब खोजना होता है, तो अगर सीख लिखना है तो उसके पहले हु जोड़िए, नहीं तो सीकिंग कर देंगे तो भी सही आंसर आ जाएगा। तो हु लिखेंगे तो कंजंक्शन के अकॉर्डिंग है, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग है, सीकिंग लिखेंगे तो वो वर्ब एडवांस के अकॉर्डिंग है, एडजेक्टिव है वो, सीकिंग एडजेक्टिव है, क्योंकि स्टूडेंट्स की विशेषता है कि वह खोज रहे हैं या खोज रहे थे, जो भी है। तो कोई भी इन दोनों में से आप लिख सकते हैं, कंजंक्शन पर रहे तो हु वाला अच्छा है। स्टूडेंट्स हु सीक या स्टूडेंट्स सीकिंग कर दीजिए, दोनों अर्थ सही देता है। देखिए एक जैसे कि मैं लिखूं, हटा दो, लिख रहा है, लिख लीजिए। देखिए जैसे अगर एग्जाम्पल लिखूं, I know a boy did it. I know a boy did it. जैसे यहां बॉय है वहां क्वेश्चन में स्टूडेंट्स है, जैसे वहां सीख है यहां पे। अभी नहीं सुनिए, मैं एक लड़के को जानता हूं किया था, मैं एक लड़के को जानता हूं यह किया था, नहीं, मैं एक लड़के को जानता हूं जो यह किया था, तो हमें यहां पे तो जोड़ना पड़ेगा ना, वो तो जोड़ना पड़ेगा, वही चीज वहां पे है। स्टूडेंट्स जो खोज रहे हैं, स्टूडेंट्स जो खोजते हैं, वही चीज वहां पे हु गायब कर दिया। इसलिए अगर कुछ गायब होता है तो टफ होता है, ध्यान रखिएगा। कुछ गलत लिख दिया है तो आसान होता है पहचानना, क्योंकि गलत लिखा हटाना है, कुछ ऑलरेडी हटा दिया है तो बहुत ही टफ होता है, उसके लिए आपको समझना पड़ता है, क्योंकि सामने दिखता है तो बच्चा बता पाता है जहां ये गलत लिखा है, ऑल्दो के साथ बट लिख दिया, कुछ लिखा ही नहीं तो याद रहना चाहिए कि ऑल्दो दो के साथ ये होना चाहिए या इसका अर्थ ये आ रहा है, इसलिए यहां पे ये लिखना होगा आपको। नेक्स्ट आइए भाई, देयर वॉज ए गुड मूवी एट वन ऑफ द थिएटर्स बिकॉज वी डिसाइडेड टू गो। हिंदी सुन लीजिए, थिएटर में एक अच्छा फिल्म लगा था, थिएटर में मतलब हॉल में एक अच्छा फिल्म लगा था, चूंकि हमने निर्णय लिया था देखने जाएंगे। ये क्या है, मूवी हॉल में एक अच्छा फिल्म लगा था इसीलिए हमने निर्णय लिया था कि हम देखने जाएंगे, तो इसीलिए अभी पढ़ा सो 10 हेंस देयरफॉर में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। बिकॉज को हटाकर आप कुछ भी लिख सकते हैं, सो 10 जो भी लिखना है आप लिख लीजिए, चारों में से मैं 2 ही लिख रहा हूं, सो या 10 या हेंस या देयरफॉर लिख लीजिए। मतलब हॉल में अच्छा फिल्म लगा था इसीलिए हमने निर्णय लिया था कि हम देखने जाएंगे, इसीलिए को सो 10 हेंस देयरफॉर बोलता है। बिकॉज मतलब तो चूंकि होता है, बिकॉज हटा के लिख लीजिए। नेक्स्ट 40 पढ़ चुके हैं, अल्स के साथ फिक्स कंजंक्शन बट आता है, हमने पढ़ा भी था कि अल्स के साथ सिर्फ और सिर्फ बट आता है।
एक और था, अच्छा इसमें अलग है, इसमें अलग है। तो चलिए हम लोग अपना पेज वाला कर लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वी प्लान टू सेल पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, देयरफॉर वी हैव टू रिपे अ लोन। हिंदी सुनिए, हम अपने बिजनेस के एक भाग को बेचने का प्लानिंग कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस के एक भाग को बेचने का योजना बना रहे हैं, इसीलिए हमें लोन देना है, लोन पे करना है। हम अपने बिजनेस के एक भाग को बेचने की योजना बना रहे हैं, इसीलिए हमें लोन देना है, क्योंकि हमें लोन देना है। हम अपने बिजनेस के एक भाग को बेचना चाहते हैं क्योंकि हमें लोन चुकाना है। तो क्योंकि क्या होगा, क्या होना चाहिए भाई, यहां पे क्वेश्चन में है देयरफॉर मतलब तो क्योंकि होता है, और बिकॉज मतलब चूंकि होता है। हम अपने बिजनेस के एक भाग को बेचने का प्लान कर रहे हैं चूंकि हमें लोन चुकाना है। हिंदी ये हुआ ना, चूंकि या क्योंकि। तो अगर क्योंकि भी लिखेंगे तो वही अर्थ आएगा। तो इसमें बिकॉज में गलती है भाई, नहीं मैं यहां पे बार बार क्यों देख रहा हूं, ये तो है ही नहीं। देयरफॉर को हटाकर बिकॉज कर लीजिए या फॉर कर लीजिए, क्योंकि देयरफॉर का अर्थ इसलिए है। तो 40 नंबर में देयरफॉर के स्थान पे बिकॉज या फॉर लिख दीजिए, बिकॉज या फिर फॉर। बताइए भाई क्या दिक्कत है। हाँ तो करना क्या है, तो चूंकि ही तो बोल रहे हैं आप ना, तो इसलिए तो बिकॉज मतलब चूंकि होता है, फॉर मतलब इसलिए होता है। बिकॉज मतलब चूंकि, फॉर मतलब क्योंकि। आप थोड़ा सा ठीक है, आप तो अपना लेवल तक बताएंगे ना, अब आप क्या बोलो ज्यादा, आप समझिए चीजों को। चलिए आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं, हम लोग कंजंक्शन खेलते हैं, बिकॉज फॉर। थोड़ा सा रोका जाए इस चीज को, लिखने का जगह भी तो नहीं, इतना ना घटिया आज सजा के दिया है ना ये। चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको बस फिल करना है बिकॉज या फॉर से। सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन है, डैश आई एम इल, कॉमा आई कांट कम, फुल स्टॉप। दूसरा यही क्वेश्चन रहा, आई कांट कम डैश आई एम इल, फिल कर आ जाएगा आंसर। एडवांस क्वेश्चन है, क्योंकि जब गलत पढ़ेंगे तो हमेशा वही गलत आंसर आता है। फॉर का एक हिंदी आप लोग वो जानते हैं ना, के लिए, वो कहना चाह रहे हैं ना। फॉर का हिंदी अगर के लिए है तो वो प्रीपोजिशन है। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए, के लिए, तो हो गया फॉर। तो हम फॉर यहां पे कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। फॉर का कंजंक्शन में अर्थ होता है क्योंकि, और बिकॉज का कंजंक्शन में हिंदी होता है चूंकि। आप फॉर या बिकॉज से फिल करिए भाई। पहला अच्छा हिंदी बताइए, हिंदी लिख लेना। बिकॉज का हिंदी होता है चूंकि, फॉर का हिंदी होता है क्योंकि। ये लिख लीजिए तभी समझ आएगा। एक दो नहीं, बैंक का कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही प्रीवियस ईयर में। लेकिन मजे की बात है कि अब उतना नहीं पूछता ये सब रूल, इसलिए हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन पूछा है तो सुनिए, बिकॉज का हिंदी है चूंकि, फॉर का हिंदी होता है क्योंकि। अब सुनिए क्या है हिंदी, मैं दो हिंदी बोलूंगा, बताना। क्योंकि मैं बीमार हूं इसीलिए नहीं आ सकता, पहला हिंदी रहा क्योंकि मैं बीमार हूं इसीलिए नहीं आ सकता। दूसरा हिंदी इसी का, चूंकि मैं बीमार हूं इसीलिए नहीं आ सकता। कौन सा आपको शुद्ध लगा? चूंकि, तो चूंकि का हिंदी इंग्लिश होता है, वही वाक्य देखिए अगला भी है। लेकिन मजे की बात अब इसका हिंदी सुनना। मैं बिकॉज और फॉर दोनों से बोलूंगा। मैं नहीं आ सकता, नहीं मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। दूसरा, मैं नहीं आ सकता चूंकि मैं बीमार हूं। हिंदी बताना सही, मैं नहीं आ सकता
चूंकि मैं बीमार हूं। दूसरा, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। अब मतलब यह निकला कि शुरू में चूंकि होता है और मिडिल में जब जाता है तो वो क्योंकि में बदलता है। तो यहां पे वही क्वेश्चन है, लेकिन दुख के साथ फॉर लिखना पड़ेगा, और यह बहुत ही तकलीफदायक चीज है। एक और तरीका होता है तो आपको शॉर्टकट, वाक्य के शुरुआत में कभी भी फॉर नहीं आ सकता है। कंजंक्शन फॉर का प्रयोग कभी शुरू में नहीं होता है, उससे भी बच जाएंगे आप। शुरू में वो चूंकि होता है और बाद में वो बनता है क्योंकि। इसीलिए मैंने कहा कि बिकॉज फॉर लिख लो, लेकिन जब चुनना पड़ेगा तो फॉर उस क्वेश्चन में चुन लेना। 40 नंबर में ओरिजिनल में देयरफॉर के स्थान पे होना क्या चाहिए ग्रामेटिकली? फॉर। क्योंकि हम अपने बिजनेस के एक हिस्से को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना लोन चुकाना है, क्योंकि मिडिल में वो क्योंकि होता है। तो देयरफॉर तो गलत है, ये तो पक्का सभी बच्चों को पता था। तो बी में गलती है भाई, आपका जो पेज में मिला है 40 का बी में देयरफॉर के स्थान पे फॉर कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, शुरू में चूंकि, बीच में क्योंकि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। अच्छा ये तो आएगा ना, अल्स के साथ सिर्फ और सिर्फ बट आता है, तो देन को हटाकर बट करिए। मतलब सी है, ये तो आसान क्वेश्चन है। मतलब उसने खेलने के सिवा कुछ नहीं किया था, उसने खेलने के सिवा कुछ नहीं किया था। अल्स के साथ बट लिखिए। नेक्स्ट। अच्छा ये यहां आ गया, इसमें ऊपर नीचे हो गया ना, वी प्लान टू सेल आवर बिजनेस। अच्छा चलिए, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैज already been elected to the presidency। अब यह है कंजंक्शन में, लेकिन यह चीज है टेंस में भी और कंजंक्शन में भी। देख लीजिए, अगर ऐसा दिखे, पास्ट इंडिफिनिट दिख जाए और उसके बाद एज इफ दिख जाए, तो उसके बाद होना चाहिए था टेंस पास्ट, और दूसरा भी देख लीजिए, ये दोनों बहुत आते हैं। अगर इस साइड दिख जाए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब एज इफ के पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखे तो एज इफ के बाद होना चाहिए पास्ट। याद कर लीजिए, ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में। एज इफ के पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एज इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट, एज इफ के पहले पास्ट इंडेफिनिट है तो एज इफ के बाद पास्ट परफेक्ट। एज इफ मतलब जैसे कि, एज इफ का हिंदी होता है जैसे कि। कंजंक्शन में पढ़िए या टेंस में पढ़िए, क्योंकि एक ही चीज कंजंक्शन टेंस में जुड़ जाता है। तो कंजंक्शन तो उन्होंने गलत नहीं लिखा है, लेकिन टेंस जरूर उन्होंने गलत कर दिया। देख लीजिए ना क्या लिखा है, कौन सा है? टॉक्ड है ना। एज इफ के पहले देख लीजिए क्वेश्चन में कौन सा टेंस है? टॉक्ड। तो एज इफ के बाद कौन सा टेंस चाहिए आपको? और वैसे भी ना भी याद हो तो टेंस में इतना तो पढ़ाया था ना, सामान्यतः यदि किसी वाक्य की शुरुआत ऐड कर दीजिए, उससे भी बन जाता है। कोई भी तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन एज इफ वाला रूल से बनाएंगे तो हमेशा एग्जैक्ट पता होगा आपको जो क्या हो रहा है। क्वेश्चन ये तो आ चुका है, देखिए मैं बता देता हूं क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ डैश टू हिम, फिल इन द ब्लैंक है। ऑप्शंस थे बिलोंग्स, दूसरा बिलोंग। रूल जानते हैं तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत होगी। कौन सा एज इफ के पहले कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एज इफ के बाद आपको चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका आंसर होना चाहिए था आपका भी। आसान रूल है, मतलब वह ऐसे चलता है जैसे कि पृथ्वी उसकी हो। तो इसी तरह से इसका हिंदी था कि जो राजनीतिक जो कैंडिडेट है
जो चुनाव में खड़ा हुआ है ऐसे बोल रहा था जैसे कि वो पहले से ही प्रेसिडेंसी का राष्ट्र जो है चुनाव जीत चुका था। तो इसलिए आपका भाई इसका आंसर तो हैज का ऐड कर दीजिए, बी आंसर था, क्वेश्चन में बी था, हैज को ऐड कर लीजिएगा। एक बार और लिख देता हूं, लिख दिया था, हैज का ऐड कर लीजिए, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है wheat production in the region will fall drastically unless we do not anything। हिंदी सुन लीजिए, गेहूं का उत्पादन इस इलाके में, गेहूं का उत्पादन बहुत ही घट जाएगा, इस इलाके में गेहूं का उत्पादन बहुत ही घट जाएगा जब तक हम कुछ नहीं करते हैं। हिंदी सही है, गेहूं का उत्पादन बहुत ही घट जाएगा जब तक हम कुछ नहीं करते हैं, या फिर ये सही है, गेहूं का उत्पादन बहुत ही घट जाएगा यदि हम कुछ नहीं करेंगे। यदि हम कुछ नहीं करते हैं, वही हमें यदि चाहिए ना, अनलेस मतलब तो जब तक तब तक है, और इफ मतलब होता है यदि, तो अनलेस वाले पार्ट में गलती है, तो आंसर तो सी है। तो क्या होना चाहिए, सी पार्ट में होना चाहिए था, इफ वी डोंट डू एनीथिंग। तो गेहूं का उत्पादन बहुत ही घट जाएगा यदि हमने कुछ नहीं किया, यदि हमने कुछ नहीं, तो यदि मतलब होता है इफ, अनलेस नहीं, अनलेस मतलब तो जब तक तब तक होता है। तो गेहूं का उत्पादन बहुत ही घट जाएगा यदि हमने कुछ नहीं किया जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। तो यदि लिखना होगा, अनलेस मतलब जब तक तब तक। जैसे है, तुम फेल हो जाओगे जब तक नहीं पढ़ोगे, ये तो हिंदी गलत है ना, तुम फेल हो जाओगे यदि तुम नहीं पढ़ोगे। तो वही चीज यहां भी है, थोड़ा सा लेंदी लिखा था उन्होंने। नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट नॉट द सन बट द फादर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर। क्या आ रहा है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा चुका हूं। जब दो सब्जेक्ट्स को नॉट बट से जोड़ा जाए, एंड नॉट भी था ना, जब दो सब्जेक्ट को नॉट बट या एंड नॉट से जोड़ा जाए तब क्रिया का प्रयोग उस सब्जेक्ट के अनुसार करें जिसके साथ नॉट नहीं है। अब ये मत सोचना कि नॉट ओनली बट ऑल्सो कर देते हैं, यहां ओनली जोड़ देते हैं, यहां ऑल्सो जोड़ देते हैं, नहीं नहीं, कोई जरूरत है उसकी। एक अलग कंजंक्शन होता है नॉट बट, और बट के बाद वाला मेन सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पे, फादर, फादर सिंगुलर है तो उनके लिए वॉज भी तो ठीक है, तो कोई गलती नहीं है। इन्वेस्टिगेशन, छानबीन ने यह बताया था कि लड़का नहीं बल्कि उसके पिताजी जो है इस मर्डर के लिए दोषी थे। छानबीन में यह पता चला कि बेटा नहीं, उसका पिता मर्डर का दोषी था। तो कोई गलती नहीं है, नॉट बट एक कंजंक्शन होता है, सब्जेक्ट वर्ब में आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, वेरी गुड, क्योंकि आप सपोज बोलिए, इफ बोलिए, एज इफ बोलिए, सबका हिंदी एक ही होता है, यदि या जैसे कि। तो सपोज और इफ एक ही शब्द होता है, सपोज और इफ एक ही शब्द होता है, आप दोनों का प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं करेंगे कि एक ही शब्द दो बार आ गया, ये एरर है। कोई एक हटा दीजिए भाई, या तो सपोज हटा लीजिए या तो इफ हटाइए, इन दोनों में से कोई एक हटा दीजिए, सपोज या इफ में से कोई एक। इफ यू वर लेफ्ट या सपोज यू वर लेफ्ट, कोई एक हटा दो, सपोज और इफ में से कोई एक हटा लीजिए। नेक्स्ट है ये, आई वंडर दैट व्हाट, आज ही पढ़ा ना, WH के पहले एंड या दैट का प्रयोग कभी भी ना करें। तो ये दिख रहा है, ए दैट हटा लेंगे क्योंकि व्हाट है, आगे WH आ गया, तो किसी भी WH वाले शब्द के पहले एंड या दैट ना लिखें। नेक्स्ट है ये, आ गया फिर से नॉट ओनली, अंत तक परेशान करने के लिए बैठा ही है।
not only the PM but the entire opposition as well condemned the attack on civilians. क्या गलती है? नो एरर। आपने लिखा कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। संदेह था कि कुछ क्लर्क जो थे उसके ऑफिस के वो घूस लेने में शामिल थे। ऑफिसर को इस बात का संदेह था कि उसके ऑफिस के कुछ क्लर्क जो थे घूस लेने में शामिल थे। तो डाउन डॉट के साथ इफ या वेदर कुछ भी लिख सकते हैं आप, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है ये because he has been ill for a month, so he does not come to the office. बताइए भाई। हाँ, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं रूल कि बिकॉज हो या फिर सिंस हो या फिर एज हो, इसके साथ आप सो, दस, हेंस इन सबों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। बिकॉज, सिंस, एज के साथ सो, दस, हेंस, देयरफॉर भी लिख सकते हो, वो सब कभी नहीं आता। तो यहां तो आप बिकॉज लिख चुके हैं, तो सी पार्ट में आप सो को हटा दीजिए। सी पार्ट से यहां पे सो जो है उस शब्द को हटा देंगे, क्योंकि बिकॉज, सिंस, एज के बाद सो का प्रयोग नहीं हो सकता। दस, देयरफॉर ये सब नहीं आते हैं। तो इसका हिंदी हो गया चूंकि वह 1 महीने से बीमार है इसीलिए वह ऑफिस नहीं आता है। चूंकि वह 1 महीने से बीमार है इसीलिए वह ऑफिस नहीं आता है। तो सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सुन एज द प्यून रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर। एक्चुअली अधिकतर क्वेश्चन है इसमें बैंक पीओ का प्रीवियस ईयर में है, क्योंकि ई ऑप्शन हमेशा बैंक में ही आता है। एसएससी में हमेशा डी ऑप्शन तक होता है। ये अधिकतर बैंक पीओ का मतलब जो पुराना क्वेश्चन है। कौन सा रहेगा भाई? आप पढ़ चुके हैं, अगर आप नो सूनर लिखते हैं तो इसके साथ कंजंक्शन आती है देन, और नो सूनर का ही सिनोनिम होता है एज सुन एज। तो एज सुन एज लिखते हैं तो आना चाहिए कॉमा। नो सूनर लिखेंगे तो देन लिखिए, एज सुन एज लिखेंगे तो कॉमा। हिंदी दोनों का एक ही होता है, ज्यों ही त्यों ही, दोनों का हिंदी होता है तुरंत तुरंत। तो यहां तो आपने लिख दिया है एज सुन एज, तो एज सुन एज के साथ सिर्फ कॉमा आता है, देन का प्रयोग कभी भी नहीं करते। मतलब इसका आंसर आपका बी है। इसका आंसर आपका बी होगा। नहीं हो रहा। इसे THEN को हटा दीजिए, क्योंकि एज सुन एज के साथ सिर्फ और सिर्फ कॉमा चलता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग but also for having a glimpse of the extremely beautiful sales girls। बैंकिंग का ये सब है। क्या होगा? हमने बात की थी कि not only but also हमेशा एक जैसे चीजों को जोड़ने का कार्य करता है। तो देख लीजिए यहां पे but also के बाद क्या लिखा हुआ है? और having, मतलब for plus ing। तो हमें not only के बाद भी for plus shopping यहां पे चाहिए। होना चाहिए था ही कम्स नॉट ओनली, ये होना चाहिए था, ऐसा होना ये चाहिए था ही कम्स हियर। अब आना चाहिए था नॉट ओनली। अब देखिए इसके बाद ठीक चलेगा। इसके बाद जैसे लिखा है
फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग, तो ये होना चाहिए, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद फॉर प्लस आईएनजी है तो नॉट ओनली के बाद भी फॉर प्लस आईएनजी होगा। तो अब मुझे ये बताना है कि एरर किस पार्ट में, ए या बी? ए, ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा ए। कहां जाएगा उससे मतलब नहीं है, बट कहां गलत है वही आपका आंसर होता है। नॉट ओनली को ए पार्ट में नहीं होना चाहिए था, नॉट ओनली को होना चाहिए था बी पार्ट में फॉर के पहले, तो इसलिए इसका आंसर है ए। जहां गलत लिखा होता है वही आपका आंसर होता है, कहां लिखना है इसे आपको लेना देना नहीं है, बट वहां नहीं होना चाहिए। कंजंक्शन में ज्यादातर यही गलती होता है, जानता सब है बट किस पार्ट में बताना यही प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। नॉट ओनली वहां नहीं होना चाहिए, जैसे होगा मैंने लिख दिया आपका सही, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको वो नहीं बोलता है कि सही लिखिए, वो तो ये पूछता है कि किस पार्ट में सिर्फ ए बी सी डी में गलत बताइए, तो हमें गलती पता है ए पार्ट में वो नहीं होना चाहिए। मतलब है कि कम ईयर के बाद नॉट ओनली आना चाहिए था। हिंदी हो गया। वह यहां सिर्फ शॉपिंग के लिए ही नहीं आता है बल्कि सुंदर लड़कियों का झलक देखने के लिए भी आता है। अजीब आदमी है भाई, ये तो रोजमर्रा की बात हो गई आम आदमियों की। तो चलिए नेक्स्ट, नंबर 6 था ये। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन, पढ़ चुके हैं ना। हार्डली स्कार्सली के साथ सिर्फ और सिर्फ व्हेन या बिफोर का प्रयोग करते हैं, तो आ तो गया। हार्डली है तो हमें देन नहीं चाहिए, तो इसका आंसर तो आपका सी होगा। देन को हटाकर क्या लिखेंगे? व्हेन। देन के स्थान पे लिख लीजिए व्हेन, क्योंकि हार्डली स्कार्सली के साथ या तो व्हेन लिखा जाता है या फिर बिफोर लिखिए, तो देन को हटाकर व्हेन कर दीजिए, देन को हटाकर व्हेन लिखिए, क्योंकि फॉर्मूला भी याद होगा, लिख देता हूं, नहीं याद है तब भी। हार्डली हो या स्कार्सली हो एक ही अर्थ होता है, इनके साथ आप या तो व्हेन लिख सकते हैं या तो बिफोर, लेकिन अच्छा कौन सा ज्यादा होता है? व्हेन। हाँ, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन बिफोर दोनों सही है, लेकिन जब चुनना पड़े कोई एक को चुनिएगा तो व्हेन अच्छा इंग्लिश है। हिंदी होता है बड़ी मुश्किल से की, बड़ी मुश्किल से की, तो हार्डली लिखा है तो देन नहीं लिखिए, व्हेन लिखिए। देखिए सिंपल सा रूल समझिए, देन किसी के साथ भी नहीं आता, THEN किसी के साथ भी नहीं आता, देन हमेशा अकेला रहता है, THEN हमेशा अकेला, वो किसी के साथ नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट, I don't know if any of the members of the party is conspiring against the president or not. बताइए भाई, क्वेश्चन इजी है। क्योंकि याद नहीं है सर, कंजंक्शन सबसे आसान चैप्टर है, आपको याद दिला दूं अभी याद आ जाएगा। ये देखिए क्या पढ़ाया था, वेदर के साथ और, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? और दिख रहा है, तो और है तो इफ होगा, इफ के साथ और तो कभी हो ही नहीं सकता, और वहां पे वाक्य में और लिखा है, तो इसलिए इसका आंसर आपका बी है। इफ हटाइए, इफ के स्थान पे कर दीजिए वेदर, इफ के स्थान पे आपको वेदर लिखना होगा। इफ के साथ कभी भी कोई कंजंक्शन नहीं लिखा जा सकता। अब ये मत करिएगा कि सर और नोट को ही काट के हटा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ऐसे लॉजिक नहीं बनाया जा सकता। तो इसका हिंदी सुनिए, मुझे नहीं पता है कि पार्टी के कुछ जो सदस्य वो शामिल है राष्ट्रपति के खिलाफ षड्यंत्र में या नहीं। मुझे नहीं पता कि पार्टी के कुछ सदस्य राष्ट्रपति के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल है या नहीं, तो आगे और है, इसलिए आपको इफ हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये भाई, मेनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो, ये क्या लिख दिया यहां पे? तो मिस पे वर्ड होता है, वर्ड होता है REVERED,
रेवर्ड मतलब मैंने लिखवाया भी होगा, आदरणीय। रेवर्ड मतलब आदरणीय, रिस्पेक्टेड। क्वेश्चन भी मैंने ऐसा ही एक लिखवाया था। हाँ, हमने ये तो स्पेलिंग थोड़ा इसका ठीक कर दीजिएगा, एन हटाना चाहिए था, हटा दिया। रूल हमने पढ़ा था कि एज के साथ एज या फिर सो के साथ एज कौन सा वाक्य में आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो एज किस में आता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में। एज का प्रयोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं, सो एज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में। तो ये सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है ना। अधिकतर जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, हमारे संविधान के जो संस्थापक सदस्य अधिकतर जो हैं वो उतने ही आदरणीय हैं जितने कि अंबेडकर जी हैं, भले ही उनसे ज्यादा क्यों ना हो। तो यहां तक देखेंगे, वो तो इफ के बाद एक नया सेंटेंस है, क्योंकि इफ कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद एक नया सेंटेंस है, तब उससे लेना देना नहीं है। इस पार्ट में तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपको ये आंसर आपका नहीं, इसमें तो दो गलत लिख दिया है। हाँ ठीक तो है, सो को हटाकर एस करिए, क्योंकि एस यहां पे है। तो हमारे अधिकतर जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले सदस्य हैं से वो उतने ही आदरणीय हैं जितना कि अंबेडकर जी हैं, भले ही उनसे ज्यादा ना हो। ये जो सेंटेंस है ना अंबेडकर जी तक है, उसके बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट हुई है, तो हमें इस सेंटेंस में देखना है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अंबेडकर जी तक तो पॉजिटिव लिखा गया है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा एस चाहिए। तो एज रेवर्ड एज अंबेडकर, फाउंडिंग फादर्स मतलब संस्थापक सदस्य। मेरा 8 नंबर क्वेश्चन पॉजिटिव सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, इसलिए एस आया। नेक्स्ट नंबर 9, दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विथ अ लिटिल एफर्ट। सीधा चलो ये समझिए, यहां पे सच लिखा है। हाँ, सच के साथ क्या आता है, दैट। जैसे सो के साथ दैट आता है, सच के साथ भी दैट, एक ही जैसा होता है आसपास। सच दैट का हिंदी है ऐसा कि। सच दैट का, दोनों का हिंदी लिख लीजिए, अलग अलग होता है, अपने आप समझ जाएंगे। सच दैट का हिंदी है ऐसा कि, जैसे सो दैट होता है वैसे ही सच दैट है लगभग। सच एज का हिंदी लिख लीजिए ऐसा जैसा कि, इसमें जैसा भी जुड़ता है। सच दैट का हिंदी है ऐसा कि, सच दैट का हिंदी था ऐसा कि, सच एज का हिंदी है ऐसा जैसा कि। इसका हिंदी है ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि उसे थोड़ा सा मेहनत से सॉल्व ना किया जा सके। यहां पे ऐसा किया, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसे मेहनत करके सॉल्व ना कर सके। तो बस इतना नहीं भी याद है ना, तो एक चीज और ध्यान रखिए, एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। जब भी सच लिख देना तो उसके साथ हु, विच, व्हाट, एग्जाम में यही देंगे आपको हमेशा। नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से सच के साथ हु, विच, व्हाट ये सब का प्रयोग नहीं होता, और एग्जाम में हमेशा वही भर भर के देते हैं क्वेश्चन में। तो हमें तो दिख रहा है कि सी ऑप्शन है, सी आंसर आपका सही है। विच को हटाकर दैट करिए, विच के स्थान पे लिखिए, विच को हटाकर दैट का प्रयोग करिए। दिस इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, सच अ मेजर प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व विथ अ लिटिल एफर्ट। यह ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि इसे हल्का प्रयास से सॉल्व ना किया जा सके। नेक्स्ट, नेक्स्ट ही, नंबर 10, he asked me that or why। किसी भी कंजंक्शन के पहले एंड या दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल कहता है डोंट यूज
एंड, ए एंड डी, एंड और दैट, ये दोनों है, यही दोनों से होती है। डोंट यूज एंड और दैट बिफोर एनी कंजंक्शन, ये रूल है। डोंट यूज एंड और दैट बिफोर एनी कंजंक्शन। 1 के ये सब क्वेश्चन है। हाँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेशन में भी बहुत हेल्प करता है। एक्चुअली नरेशन से इसमें हेल्प मिलता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप नरेशन पढ़ते हैं। हिंदी लिख लीजिए, किसी भी कंजंक्शन के पहले एंड या दैट का प्रयोग ना करें। किसी भी कंजंक्शन के पहले एंड या दैट का प्रयोग ना करें। किसी भी कंजंक्शन के पहले एंड या दैट का प्रयोग ना करें। किसी भी कंजंक्शन के पहले एंड या दैट का प्रयोग ना करें। एक और तरीका समझा देता हूं जिससे कि आसान होगा। देखिए, एक और तरीका है, कोई भी WH कुछ भी आ जाए, उसके पहले एंड या दैट मत लिखिए। WH मतलब क्या? जितने भी WH वाले हो सकते हैं, when, what, where, why, whose, whom और एक्स्ट्रा आ जाता है how। how WH का व्यक्ति है, तो when, what, where, whose, whom, how, इन सबों के पहले एंड और दैट नहीं आती है। इससे तो आप बना सकते हैं बहुत तरीके, आप कोई भी तरीके से आप बना सकते थे। तो बताइए भाई, ये रहा, देख लीजिए, WH है, उसके पहले उन्होंने दैट लिखा है, तो आंसर आपका बी है। दैट को आपको हटा देना है, दैट को हटा दीजिए। और वैसे भी अगर ना भी होना तो एक और तरीका, इससे आस्क के बाद दैट कभी नहीं होता है। आस्क के बाद दैट कभी नहीं लिखा जा सकता किसी भी तरीके से। बहुत तरीके आप जैसे बनाइए। एक तो हो गया कि WH के पहले एंड दैट नहीं लिखते हैं, या फिर ये याद कर लिए कि आस्क के बाद कभी भी दैट नहीं हो सकता है। आस्क के बाद दैट नहीं हो सकता, उससे बना लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, he is a perfectionist, sorry, as he is, अभी अभी पढ़ा हमने कि because, since, as के बाद so, thus, hence, therefore का प्रयोग नहीं कर सकते। तो चूंकि यहां पे as लिखा हुआ है, इसलिए सी पार्ट में एरर तो आपका सी है, सी है, सो को हटा दीजिए। सी पार्ट से सो को हटा देना है। तो बिकॉज, सिंस, एज के बाद सो, दस, हेंस, देयरफॉर का प्रयोग ना करें। हिंदी, चूंकि वह एक परफेक्शनिस्ट है, इसीलिए वह रेगुलर प्रैक्टिस के लिए जोर डालता है। मतलब चूंकि उसे सब कार्य में परफेक्शन चाहिए, इसीलिए वह रेगुलर प्रैक्टिस पे इंसिस्ट, मतलब जोर डालना, आग्रह करना। ये तो अभी रूल पढ़ा था सर, जरूरत नहीं लिखने का, उसे पहले भी तो पढ़ ही चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन, although these rooms are in need of repair, but the owner does not take any notice of their condition. Of course, आप although लिखिए या फिर दो लिखिए, दोनों एक ही होता है। यद्यपि although या दो के साथ सिर्फ और सिर्फ या तो आप यट लिख लीजिए या फिर कॉमा लिख लीजिए। although दो के साथ यट या कॉमा का ही प्रयोग किया जाएगा। although दो के साथ यट या कॉमा लिखिए। हिंदी क्या था इसका? यद्यपि फिर भी, इसका हिंदी था यद्यपि फिर भी। तो आपने यहां although तो लिख दिया है,
तो उन्होंने बट लिखा है सी पार्ट में, तो सी पार्ट में बट को हटा दीजिए, सी पार्ट में से बट को हटा दीजिए। कॉमा तो है ही, तो इसलिए जरूरत ही नहीं कुछ लिखने की आपको। देखिए ना, बट के पहले रिपेयर के बाद क्या लिखा है, कॉमा, ठीक है, नो एरर। इस पार्ट में अब यट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते यही आता है, ऑल्दो दो के साथ वो बट लिख के पूछते हैं। जनरली ऑल्दो दो के साथ बट नहीं कर, आप एग्जाम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, he suggested to me that I should do all the work as quickly like him। आज ही पढ़ा आपने, as प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एड, as प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस as, और वैसे भी तो लिखा था एज सो एज होता है। आपने आगे भी पढ़ा था ना, इससे पहले एक क्वेश्चन में आया था कि पॉजिटिव सेंटेंस में एज एस और नेगेटिव सेंटेंस में सो एज, तो वही वाला है, बीच में एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देख लीजिए यहां पे एज लिखा हुआ है, तो यहां पे लाइक लिखा है, तो डी पार्ट में रह है, लाइक को हटाकर कर दीजिए एज, लाइक के स्थान पे एज का प्रयोग कर लीजिए, एज क्विकली एज हिम। तो उसने मुझे सलाह दी थी कि मुझे सभी कार्यों को उतना ही तेजी से करना चाहिए जितना कि वह करता था। तो उसने मुझे सलाह दी थी कि मुझे और सभी कार्यों को उतना ही तेजी से करना चाहिए था जितना कि वह करता था। एज के साथ लाइक मत लिखिए कभी भी। नेक्स्ट है ये भाई, he was so clever that everybody's attempt to misguide him proved to be futile। He was so clever that 14 number, he was so clever that everybody's attempt to misguide him proved to be futile। हिंदी सुनिए, वह इतना चालाक था कि उसे धोखा देने की जो कोशिश की गई थी वो व्यर्थ हो गया था। तो क्या होगा, इतना की, तो हम इतना की के लिए तो पढ़ चुके हैं, सो दैट, और ये तो दिख ही रहा है, सो लिखा और उसके बाद दैट है। वह इतना चालाक था कि सभी लोगों का प्रयास कि उसे धोखा दिया जा सके वह असफल हो गया था। इसलिए इस सेंटेंस में आपका आंसर में ई फॉर इंग्लैंड, नो एरर है, कोई गलती उसमें नहीं है। फुटाइल मतलब होता है व्यर्थ, फुटाइल मतलब व्यर्थ, यूजलेस। तो वह इतना चालाक था कि सभी लोगों का प्रयास कि उसे धोखा दिया जा सके वो व्यर्थ हो गया था, तो कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट है ये 15, not only has he built a hospital for the poor but he has also built an, देख लीजिए, अच्छा बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, बट ऑल्सो के बाद बिल्ट, ये रहा बट ऑल्सो, बट वहां ऑल्सो है, बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, बिल्ट। नॉट ओनली के बाद क्या लिखा है, हैज। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा सेम चीजों को जोड़ने का कार्य करता है। आ गया फिर से नॉट ओनली, अंत तक परेशान करने के लिए बैठा ही है। नॉट ओनली द पीएम बट द इंटायर अपोजिशन एज वेल condemned the attack on civilians। क्या गलती है, नो एरर। आपने लिखा कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, और देख लीजिए भाई, वो तो ऐसा सीख लेता है, बैंक में ये भी आ जाता है, नॉट ओनली के साथ बट, फिर बकवास लिखा होगा और अंत में लिख देगा एज वेल, ये भी होता है। और भी एक होता है, नॉट ओनली के साथ बट लिखेगा, फिर बाद में अंत में लिख सकता है टू। सबका हिंदी एक ही होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अलग अलग जगह पे अलग अलग देता है परेशान करने के लिए, ध्यान रखिए। लेकिन ये जो लास्ट का दो है ना, ये सिर्फ बैंक में ही आज तक आया है,
एसएससी में नॉट ओनली बट ऑल्सो ही पूछता है, लेकिन बैंक में नॉट ओनली के साथ बट एज वेल, बट टू का भी प्रयोग होता है। किताबों में है, कम प्रचलन में है, लेकिन होता है। हिंदी एक ही है, नॉट ओनली बट ऑल्सो ही सबका अर्थ आता है। थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस। तो एज वेल तो लिखा ही था, तो इसलिए कोई गलती तो हुआ नहीं आपका। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट एज वेल, नॉट ओनली बट टू। नेक्स्ट है भाई, इट इज इम्पॉसिबल टू आइदर प्रिडिक्ट। इधर समझिए, ये होता है 2 + B1। एग्जाम में क्या करेगा, 2 लिखेगा, फिर बकवास लिख देगा, फिर बाद में जाके B1। तो आपको ये नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए 2 के ठीक बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। 2 के ठीक बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देख लीजिए, ये रहा 2 और ये रहा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गलत हो गया क्योंकि बीच में आपने आइदर लिख दिया, तो इसका आंसर आपका बी है। क्या लिखे हैं, उल्टा कर देता है, इसे ऐसा कर देता है, आइदर टू प्रिडिक्ट। अब सही हो जाएगा। आइदर और टू का स्थान अदला बदली करिए, क्योंकि 2 के ठीक बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। आइदर टू प्रिडिक्ट, मतलब यह असंभव है कि या तो आप भविष्य को अनुमान लगा सकें या पास्ट को भूल सकें। मतलब यह असंभव है कि आप भविष्य का अनुमान लगा सकें या पास्ट को भूल जाएं। ऐसा नहीं होता, हमें भविष्य हम समझ नहीं सकते, अनुमान नहीं लगाते, और पास्ट कोई भूलता नहीं है। इसलिए भाई आइदर और टू का स्थान अदला बदली करिए। नेक्स्ट, आई वॉन्टेड टू सी दैट वेदर। आ गया ना, WH वाले कोई भी शब्द के पहले एंड या दैट नहीं आता, और वैसे वेदर खुद ही कंजंक्शन है, तो दैट क्यों आएगा? किसी भी कंजंक्शन के साथ डबल कंजंक्शन नहीं आ सकता है, तो वेदर के पहले दैट हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए भाई, ये तो इजी है। तो नॉट और हार्डली में से कोई एक हटा दीजिएगा, क्योंकि नॉट और हार्डली दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, और डबल नेगेटिव का प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं होता। तो नॉट और हार्डली में से एक हटा दीजिए, इजी था। तो कल मिलते हैं भाई, जय हिंद।